Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss Mahalwari settlement. Mahalwari settlement, it was also a revenue system introduced by Britishers in India. Previously we discussed what was permanent settlement. All these settlements were used by Britishers for collecting tax. और जो डिफरेंट इन्होंने ये सेटलमेंट किए, इनका मकसद ही था कि हम कैसे हिंदुस्तान में कैसे हम टैक्स कलेक्ट करें। तो ये जो माहलवारी सेटलमेंट जो था, ये अर्ली 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया कंपनी ऑफिशल्स के दौरान, ताकि ये रेवेन्यू सिस्टम को चेंज कर सके। तो ये जो नया सिस्टम है, होल्ट मैकेंजे जो था, इसी ने ये इंट्रोड्यूस या बनाया इसी ने। तो जो मैकेंजी जो था, इसका मानना था कि जो विलेजेस है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो वी शुड प्रिजर्व देम। ही वांटेड टू प्रिजर्व दिस इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। तो इसने कैसे ये इंट्रोड्यूस किया, इसने सर्वे की विलेज टू विलेज और डाटा कलेक्ट किया, मतलब कहाँ पे कितना ज़मीन है, साइज़ क्या है, तो उसी हिसाब से इसने एक ये सेटलमेंट डिवाइस किया। तो रेवेन्यू एस्टिमेशन जो थी, ये डन हो गई फॉर ईच विलेज। तो विलेज को पहले कहा जाता था महल, तो इसीलिए इस सिस्टम को कहा गया महलवारी सिस्टम। और इसमें ये बताया गया कि जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने बताया कि उसमें ये बताया गया कि जो टैक्स कलेक्शन होगी वो परमानेंटली होगी, लेकिन इसमें ये डिसाइड हुआ जो रेवेन्यू डिमांड है वो चेंज होगी पीरियडिकली। और इसमें विलेज हेडमैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वही जो कलेक्शन करेगा, टैक्स की कलेक्शन वही करेगा। तो माहलवारी settlement was different from permanent settlement. How? In Mahalwari settlement, it was decided to revise the revenue periodically. और इसमें उसमें ज़मींदार थे, लेकिन इसमें क्या था, इसमें जो हेडमैन था, हेडमैन होता था मकदम, उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि यही मतलब कलेक्ट करेगा इन ईच विलेज, यही करेगा टैक्स कलेक्ट। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स ने एक सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया, मनरो सिस्टम। थॉमस मनरो, एक्चुअली ये जो कंपनी ऑफिसर था, उसी ने ये इंट्रोड्यूस किया। तो मनरो सिस्टम जो है, तो इसको रॉयटवारी सिस्टम भी कहा जाता है, रॉयटवारी सिस्टम भी कहा जाता है। ये पहले मनरो से पहले एक कंपनी ऑफिशियल ने यहाँ पे ये ट्राई किया, जिसका नाम था कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। इसने कभी ट्राई किया था, इसने जब इन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था, उसके बाद कुछ एरियाज़ में उन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया था। तो सबसेक्वेंटली फिर जो ये सिस्टम है रॉयटवारी, ये मनरो ने डिवाइस किया या डेवलप किया और इम्प्लीमेंट किया, स्पेशली साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में ये था कि कोई ट्रेडिशनल मतलब रिवायती कोई ज़मींदार नहीं थे वहाँ पे। तो क्या किया गया, जो रॉयट था, कल्टीवेटर जो था, डायरेक्ट सेटलमेंट उसी से मतलब हुआ, उसी से बनाया मतलब गया, एक सेटलमेंट बनाया गया रॉयट से। तो रॉयट जो थे वो क्या कर रहे थे, वो ज़मीन को टिल मतलब तैयार कर रहे थे फ्रॉम जनरेशन। और मतलब उन्हीं को डायरेक्टली ये बताया गया कि आपको अब टैक्स देना है, क्योंकि वहाँ पे साउथ इंडिया में ज़्यादा ज़मींदार नहीं थे। तो इनके ज़मीन को भी सर्वे किया गया ताकि इस रेवेन्यू सेटलमेंट को आसान बना सके। इसको मनरो सिस्टम कहा जाता है, रॉयतवारी सिस्टम कहा जाता है, रॉयतवारी सिस्टम।
तो आप देख सकते हो, दिस इज़ थॉमस मनरो, ये गवर्नर था मद्रास का और ये स्कॉटिश सोल्जर था और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इसने यहाँ पे मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में ब्रिटिश इंडिया में इसने सर्व किया जब लड़ाई हो गई थी हैदर के साथ, टीपू सुल्तान के जो वालिद थे उनके साथ। और इसने मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया कंपनी रूल में हिंदुस्तान में। जो ये ब्रिटिशर्स ने सेटलमेंट किए यहाँ पे, तो इसमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे। प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम्स ये थे कि प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड, ये ज़्यादा मांग रहे थे रेवेन्यू टैक्स। तो इससे क्या हो गया, जो ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे इंक्रीज करना इनकम। किससे? ज़मीन से। मतलब इनका मकसद था कि जो ज़मीन पे हम टैक्स लगा रहे हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा ज़्यादा ये इंक्रीज करना चाहते थे ताकि इनको इनकम ज़्यादा आए। इसीलिए ये क्या करते थे, ये हाई फिक्स करते थे हाई रेवेन्यू डिमांड्स। दे वांट गेट मोर एंड मोर टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया। तो इसीलिए हाई रेवेन्यू डिमांड्स करते थे ताकि ये इनकम ज़्यादा बढ़ा सके अपनी कंपनी की। इसके बाद जो जब पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा ये टैक्स लगाया गया, दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। तो वो मतलब उनको मुश्किल होता था ये रेवेन्यू देना। जो रॉयट्स थे वो फिर क्या करते थे, कंट्री साइड मीन्स गाँव से चले जाते थे। और इसकी वजह से क्या हो गया बहुत सारे जो गांव हैं वो डेजर्टेड हो गए, वो खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। तो जो ये टैक्स सिस्टम था, इस पे जो लोगों को बहुत ही जो इसके कॉन्सिक्वेंस थे, लोगों को बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। मतलब उनको मतलब ज़्यादा टैक्स ही देना पड़ता था। जब वो कल्टीवेट करते थे उसका ज़्यादा हिस्सा वो उनको टैक्स ही भरना पड़ता था। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो गांव वगैरह है वो खाली हो गए। क्यों खाली हो गए? क्योंकि मतलब पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। वो मतलब दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू, मतलब वो रेवेन्यू दे नहीं सकते थे, इसलिए वो गांव छोड़ के भाग जाते थे। तो फ्रॉम लास्ट टाइम फ्रॉम इन लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट। तो जो 1793 में इसने इंट्रोड्यूस किया। फिर हमने उसके प्रॉब्लम्स भी पढ़े। आज हमने पढ़ा महलवारी सेटलमेंट। महलवारी सेटलमेंट इसलिए क्योंकि गाँव को महल कहा जाता था, इसलिए इस सिस्टम को नाम रखा गया महलवारी सेटलमेंट। इसमें विलेज जो हेडमैन होता था उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। फिर मनरो सिस्टम या रॉयट वारी सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया गया, जो थॉमस मनरो था उसी ने इंट्रोड्यूस किया हिंदुस्तान में। तो ये भी एक डिवाइस था टैक्स कलेक्शन के लिए हिंदुस्तान में। इसके बाद जो हमने पढ़ा कि जो ये टैक्स सिस्टम थे या रेवेन्यू सिस्टम थे, इसके ये प्रॉब्लम्स थे कि जो कंपनी ऑफिशियल्स थे वो ज़्यादा इनकम बढ़ाना चाहते थे ज़मीन से, और इसलिए वो हाई रेवेन्यू डिमांड करते थे। तो जो पीजेंट्स वगैरह होते थे वो दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू। तो इसकी वजह से क्या हो गया, बहुत सारे जो पीजेंट्स है वो गांव छोड़ के चले गए। थैंक यू वेरी मच।